Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video we will discuss few MCQs based on open economy and ये topic economics का ही part है students and ये जो aspect है open economy का this is a very important part of macroeconomics. So आज के इस वीडियो में हम 10 questions discuss करेंगे and before starting the video students as I strive to complete all the topics from your syllabus and I'll be surely covering more such topics. And very soon a series of 1000 MCQs based on commerce will be provided on the channel, so stay tuned for that. And if you haven't subscribed yet, subscribe right away if you don't want to miss notifications for further videos. And again I will suggest you the same thing students, क्योंकि ये एक MCQ based video है. आप हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इवेल्युएशन भी हो जाएगा आपके प्रिपरेशन का. सो ऑल द best dear students, and again if you have any queries just drop them in the comment box. I will surely address your concern, and just to remind, through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. So the first question here we have is आपसे पूछ रहा है कि which among the following could be said to be an open economy. So open economy का basically आपसे यहाँ पे ये पूछा है कि आप किस तरह की जो है इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कह सकते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि कौन ओपन इकोनॉमी को रेफर करता है यहाँ पे. सो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास. ए सेज अ नेशन दैट फॉलोज द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री मार्केट एंड लेजी स्फेयर इकोनॉमिक्स. B says a nation that trades with other nations in goods and services and financial assets. C says an economy that operates without government intervention. या D says none of the above. See students, open economy का मतलब यही होता है which is open to others as well. ठीक है, तो यहाँ पे a nation that trades with other nations in goods and services and financial assets ये होती है एक open economy की definition. ठीक है, तो basically open economy ऐसे nations के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे nations की economy को open economy कहा जाता है students, जो कि दूसरे नेशंस के साथ ट्रेड भी करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज भी एंड फाइनेंशियल एसेट्स भी. ठीक है, वहाँ पे इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो अदर किसी कंट्री या अदर किसी नेशन के साथ वो ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा वहाँ बिल्कुल नहीं होता स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है. ये ओपन इकोनॉमी की परफेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है बी ऑप्शन में. ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इसे मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. The record of exports and imports in goods and services and transfer payments is known as. So जो record होता है exports and imports of goods and services का एंड जो कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं उसका, तो इस पूरे रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स. तो जो रिकॉर्ड जो है जो मेंटेन किया जाता है रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज एंड जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं उनके लिए, उसको बोलते हैं हम करेंट अकाउंट. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है स्टूडेंट्स. यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो यही है स्टूडेंट्स. अगर आपको नहीं भी पता होता कि क्या बोलते हैं इस रिकॉर्ड को, तो भी आप जो है थ्रू एलिमिनेशन भी इसे जो है हैंडल कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. देखिए, डिग्री ऑफ ओपननेस तो किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं हो सकता. इकोनॉमिक लीकेज अपने आप में एक टर्म है, ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पे. और बजट सरप्लस तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड को रेफर नहीं कर रहा. तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं. इस तरह से भी मतलब स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी ऐसे क्वेश्चन को जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं लग रहा हो, बट हाँ एलिमिनेशन से बाकी के 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन बिल्कुल उसके साथ अप्रोप्रिएट जा रहा हो, तभी आप जो है एलिमिनेशन को जो है स्टूडेंट्स अप्लाई कीजिएगा अपने एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है वहाँ पे आपके एग्जाम्स में. सो जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अदर 3 बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं हो सकता डिग्री ऑफ ओपननेस या इकोनॉमिक लीकेज या बजट सरप्लस. तो आप इसलिए करंट अकाउंट को जिन्हें नहीं भी पता होता वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. इसमें पूछ रहा है आपसे कि एक्सचेंज रेट फॉर वन करेंसी अगेंस्ट अनदर करेंसी इज नोन एज. सो बेसिकली जो एक्सचेंज रेट होता है किसी एक पर्टिकुलर करेंसी का अगेंस्ट एनी अदर करेंसी, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं. ए सेज रियल एक्सचेंज रेट, बी सेज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, सी सेज सुपरफ्लुअस एक्सचेंज रेट या नन ऑफ द अबव. तो स्टूडेंट्स जो बेसिक जो रेट होता है ना एक्सचेंज रेट किसी भी एक करेंसी का अगेंस्ट अनदर करेंसी, उसे हम कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट. यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. ये पूछ रहा है आपसे
द रेशियो ऑफ फॉरेन रेट्स टू डोमेस्टिक रेट्स मेजर्ड इन द सेम करेंसी इज नोन एज। सो यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स की जो फॉरेन रेट्स एंड डोमेस्टिक रेट्स अगर हम मेजर करें, उसका रेशियो कैलकुलेट करें सेम करेंसी के फॉरेन रेट्स एंड डोमेस्टिक रेट्स के लिए, यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट्स आपसे, तो इस रेशियो को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ए सेज रियल एक्सचेंज रेट, बी सेज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, सी सेज सुपरफ्लुअस एक्सचेंज रेट, या डी सेज नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स ये होता है रियल एक्सचेंज रेट, आपका जो रेशियो होता है किसी एक ही करेंसी का, उसके फॉरेन रेट्स एंड डोमेस्टिक रेट्स का अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें, मेजर करें, तो उसे हम रियल एक्सचेंज रेट कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स, रियल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछ रहा है आपसे कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज द रियल मेजर ऑफ कंट्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। सो किसी भी कंपनी की जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस होती है उसे मेजर करने के लिए हम कौन से जो है इसमें से कौन सा ऐसा मेजर है, कौन सा ऐसा रेट है जिसको हम एज अ मेजर जो है उसे ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए सेज रियल एक्सचेंज रेट, बी सेज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, सी सेज सुपरफ्लुअस एक्सचेंज रेट, या डी सेज नन ऑफ द अबव। सो द मेजर दैट कैन बी यूज टू मेजर द कंट्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ये होता है स्टूडेंट्स रियल एक्सचेंज रेट। आई नो अभी तक आप लोगों को लगा होगा कि नॉमिनल ऊपर वाले एक क्वेश्चन में यूज हो गया, रियल एक्सचेंज भी यूज हो गया, तो चलो सुपरफ्लुअस लगा देते हैं। ऐसा जिन्होंने भी किया उनके क्वेश्चंस गलत हैं स्टूडेंट्स, आपके आंसर गलत हैं। यहाँ पे ए रियल एक्सचेंज रेट करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो ये जो रियल एक्सचेंज रेट होता है किसी भी करेंसी का अपने ही फॉरेन रेट एंड डोमेस्टिक रेट का जो रेशियो होता है, बेसिकली जो रियल एक्सचेंज रेट होता है, यही बेसिकली मेजर करता है स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को। सो यहाँ पे रियल एक्सचेंज रेट विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन को मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई इट इज नोन एज। सो आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स की जो एक्सचेंज रेट है जब ये मार्केट फोर्सेज के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो है मेजर होता है या डिटरमाइन होता है, तो ऐसे केसेस में हम क्या कहते हैं ऐसे, ठीक है, ये कौन सा वाला रेट होता है बेसिकली आपसे ये पूछ रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ए सेज रियल एक्सचेंज रेट, बी सेज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, सी सेज सुपरफ्लुअस एक्सचेंज रेट, या डी सेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सो स्टूडेंट्स जो रेट मार्केट फोर्सेस या मार्केट फैक्टर्स के वजह से फ्लक्चुएट होता रहता है, यही होता है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सो व्हेन द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछ रहा है आपसे कि द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज प्रिवेलेंट इन द वर्ल्ड फ्रॉम। सो गोल्ड स्टैंडर्ड कब से कब तक प्रिवेलेंट था स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड्स जो है ना ये मनी स्टैंडर्ड्स, इस पे क्वेश्चन एक बार आपसे पूछा हुआ है, शायद 2018 के पेपर में था कि सिल्वर स्टैंडर्ड कब तक जो है हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में कब तक अडॉप्टेड था। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन था, मुझे पूरा याद नहीं है, बट हाँ सिल्वर स्टैंडर्ड से मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो भी मनी स्टैंडर्ड्स रहे हैं वो कब से कब तक प्रिवेलेंट थे। तो यहाँ पे पूछा आपसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड्स वॉज प्रिवेलेंट इन द वर्ल्ड फ्रॉम। सो ए सेज 15th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक प्रेवलेंट था, बी सेज 9th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, सी सेज फ्रॉम 1870 टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डी सेज फ्रॉम 1670 टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम 1870 टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक गोल्ड स्टैंडर्ड जो है प्रेवलेंट था वर्ल्ड में, एंड ये 1870 से स्टार्ट होके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक था, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछ रहा है आपसे कि व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज सेट अप। सो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी सा और बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन है ये BHU का, हमेशा इससे क्वेश्चन आता ही ज़रूर है, क्योंकि IMF की जो है इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट के साथ एसोसिएटेड है। आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद जो है IMF को सेटअप किया गया था। तो आप बताइए कि ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट या कॉन्फ्रेंस जिससे बोलते हैं हम, वो कब हुआ था। 1944 में हुआ था स्टूडेंट्स। ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया इसीलिए सो दैट आपको याद रहे, ये दोनों ही इवेंट्स एक ही ईयर में हुए थे। इनफैक्ट ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद ही जो है IMF को सेटअप किया गया था। 1944 की इवेंट थी स्टूडेंट्स, ये इसे याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, एन इंक्रीज इन फॉरेन इनकम जनरली लीड्स टू। सो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि अगर फॉरेन इनकम में इंक्रीज होगा तो दिस विल लीड टू व्हाट। तो ए सेज इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट बट इंक्रीज डोमेस्टिक आउटपुट, B says decreased exports, increased domestic output, C says decreased export, decreased domestic output, या D says increased exports and decreased domestic outputs। So students जब भी ऐसा होता है कि फॉरेन इनकम जो है इंक्रीज करती है, राइज करती है, तो आपका जो है एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ होगा, इसका मतलब है
एंड इसी के साथ साथ डोमेस्टिक जो आउटपुट होता है वो भी इंक्रीज़ होता है हमेशा। तो ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आपकी फॉरेन इनकम जो है ज़्यादा आ रही है तो वो कैसे आ रही होगी, अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इनकम अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यही रीज़न है स्टूडेंट्स कि जब भी इंक्रीज़ होता है फॉरेन इनकम में तो यहाँ पर आप सीधे सीधे अपना जो है 2 ऑप्शन को बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते थे। इंक्रीज़ इन फॉरेन इनकम जो है किसका रिजल्ट होती है, हमेशा इंक्रीज एक्सपोर्ट्स का। तो यहाँ पे बी और सी तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, इन्हें आप हटा सकते हैं। बट हाँ, ये समझना ज़रूरी है कि अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं तो डोमेस्टिक आउटपुट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी इंक्रीज होते हैं स्टूडेंट्स, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने मेंशन कर रखी है, आप चाहें तो अगर नोट्स बना रहे हैं इन क्वेश्चंस के तो आप इसे भी अपने जो है नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। फॉरेन इनकम इज ब्रॉट बाय एक्सपोर्ट्स एंड लीड्स टू फर्दर एक्सपोर्ट्स इन फ्यूचर एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स मीन इंक्रीज इन डोमेस्टिक आउटपुट टू मीट द डिमांड्स ऑफ एक्सपोर्ट। सो मैं ये जो कह रही थी कि इंक्रीज एक्सपोर्ट्स का डोमेस्टिक आउटपुट पे क्या इफेक्ट होता है, ये आपको याद रखने के लिए जो मैं बोल रही हूँ कि इंक्रीज्ड होता है हमेशा। क्यों होता है? क्योंकि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही कंट्री में उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस भी करना होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो भी डिमांड है एक्सपोर्ट्स के लिए उसको मीटअप करने के लिए डोमेस्टिक आउटपुट भी इंक्रीज़ होता है साथ ही साथ। तो इंक्रीज़ अगर एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं तो उसके साथ ही साथ आपके डोमेस्टिक आउटपुट भी इंक्रीज़ होंगे एंड दिस विल श्योरली रिजल्ट इन इंक्रीज इन फॉरेन इनकम। सो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछ रहा है आपसे कि what records a country's transaction made by individuals, firms, government bodies with the rest of the world। सो आपको इसमें से ये बताना है स्टूडेंट्स, इन सभी गिवन ऑप्शंस में से कोई एक ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिसके थ्रू किसी भी कंट्री के सारे ट्रांजैक्शंस जो भी उसके इंडिविजुअल्स, फर्म्स या गवर्नमेंट बॉडीज़ ने कंडक्ट किए होंगे, कैरी ऑन किए होंगे, उन ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड होता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक पर्टिकुलर कंट्री के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका रिकॉर्ड हमेशा देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के थ्रू जो है आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। इसी के थ्रू किसी भी कंट्री ने जितने भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट किए होते हैं विद द रेस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड उसे जो है यहाँ पे मेंशन किया गया होता है। और हर एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जितना ही पॉजिटिव होता है उतना ही बेटर होता है स्टूडेंट्स। सो ये जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप द क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू students. As I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel। और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी टॉपिक में कोई भी confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.